हेलो एंड वेलकम टू अचीवर 5 डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी एमपीसी 006 यानी स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी का पेपर चल रहा है और इजी नोट्स की हेल्प से हम थ्योरी पोर्शन को कवर कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। और हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे सभी बच्चे जो थ्योरी पोर्शन पर डिपेंडेंट हैं कि उसी की हेल्प से वो पेपर को पास करेंगे, ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और कवर करने हैं। बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कुल 21 टॉपिक्स हैं जिनको हम कुछ 6 वीडियोस में कवर करने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उससे प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे। ये नोट्स अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, एक बहुत ही मिनिमम प्राइस पर आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। थ्योरी पोर्शन को पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो एमपीसी 6 की जो आपकी बुक है वो सारी बुक्स में सबसे ज्यादा मोटी है और बहुत सारा उसमें कुछ लिखा हुआ है जो बच्चों के सर के ऊपर से जाता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन यहाँ बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में हम इन इजी नोट्स को कवर कर रहे हैं। फिलहाल पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स दो ऐसे टॉपिक जो एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन पेपर का समझ लीजिए एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट समझ लीजिए, हर साल पूछे जाते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इनके डिफरेंसेस भी पूछे जा सकते हैं, तो दोनों को समझना जरूरी है। दोनों बहुत आसान है, मैंने फर्स्ट वीडियो में 3 टॉपिक कवर कराए थे, तीनों बहुत ईजी थे। अगर आपने पढ़े और समझे तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि वो उतने डिफिकल्ट थे नहीं जितना हम लोगों ने स्टैट्स को बनाया हुआ है कि स्टैट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, थ्योरी पार्ट कैसे करें, इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं ये 2 मेजर टॉपिक्स हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी आज के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, बेस्ड ऑन हमारा वीडियो आज कितना लंबा जाता है। स्टैट्स में मैं कुछ भी एक्सप्लेन करने में जल्दबाजी नहीं मचा रही हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं थ्योरी पार्ट को जल्दी जल्दी कवर करा के खत्म नहीं करा रही हूँ, आपको पूरा टाइम दे रही हूँ समझने का। तो आप भी मेरे साथ वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, और इसी के साथ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी हम पढ़ेंगे। तो मैं दोनों को थोड़ा सा पहले ब्रीफ करूंगी। बड़ा अच्छा तरीका होता है अगर आप किसी भी वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो कभी भी वर्ड पे फोकस करिएगा। वर्ड में काफी हद तक आपको उसका मीनिंग अगर आप ड्राइव कर लेते हैं तो काफी हद तक आपको उस टॉपिक का पूरा पूरा आंसर मिल जाता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ। मैं किसी भी क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को, जब ऑफलाइन बैचेस वगैरह मेरे होते हैं तो वहां मैं बच्चों को संग यही करती हूँ, हर टॉपिक को ही पहले वर्ड पे ही हम रिसर्च करने लग जाते हैं, उससे हमें पूरा पूरा मीनिंग क्लियर हो जाता है। और यहाँ पैरामीट्रिक पे अगर हम फोकस करें तो हमें एक वर्ड मिल रहा है पैरामीटर, नॉन पैरामीट्रिक में भी हमें यही मिलेगा पैरामीटर। हम पैरामीटर पे फोकस करेंगे। पैरामीटर का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, पैरामीटर का मतलब होता है वो सर्टेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम किसी चीज को जज करते हैं। कहते हैं ना कि इतने पैरामीटर्स पर अगर कोई पर्सन अगर क्रॉस कर रहा है, खरा उतर रहा है, तो मतलब वो उसके लिए एलिजिबल है। पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट आते हैं बेसिकली, तो स्टैट्स पूरा ओवरऑल एक अम्ब्रेला टर्म की बात हो रही है। तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर स्टैट्स का वो पार्ट यूज होता है, न्यूमेरिकल्स की बात हो रही है। ये न्यूमेरिकल सभी आपने प्रैक्टिस पहले करे हैं, नहीं भी करे हैं ना तो नाम तो सुने ही हैं आपने। तो पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिक्स का वो न्यूमेरिकल पार्ट आता है, वो कैलकुलेटिव पार्ट आता है जहां पर हम कुछ पैरामीटर पर बेस्ड अपनी सिचुएशन को, अजम्पशन को लेकर चलते हैं। मतलब आपने कुछ न्यूमेरिकल ऐसे करे हैं जिनमें आपने हाइपोथेसिस क्रिएट करी है, और कुछ न्यूमेरिकल ऐसे करे हैं जिनमें आपने रैंकिंग करी है और उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया है, यानी वहां पर कोई हाइपोथेसिस फॉर्म नहीं करी है। क्या ये 2 कैटेगरी नहीं है? यही 2 कैटेगरी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का एग्जाम्पल है, जिन्हें मैं एक एक करके आपको वीडियो में समझाऊंगी। जब हम पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करते हैं तो हाइपोथेसिस वाली सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि वहां पर पैरामीटर को सेट किया जाता है। हम शुरू में ही एक पैरामीटर मान के चलते हैं जिसे हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं कि इस पैरामीटर पर अगर ऐसा होगा तो सिचुएशन ऐसी होगी, इस पैरामीटर पर अगर ऐसा होगा तो सिचुएशन ऐसी होगी। वो जो हम हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करते हैं वही हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के एग्जाम्पल है। अब अगर मेरी लाइव क्लास चल रही है, आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर आप मेरे सामने बैठे होते ना तो मेरा एक क्वेश्चन जरूर होता आपसे, और मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि आपने वो आंसर मुझे सही दे दिया है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन से न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें आपने हाइपोथेसिस फॉर्म की है, तो एक आंसर डेफिनेटली निकल कर आना चाहिए जिसको आप अनोवा कहते हैं, वन वे अनोवा। वन वे अनोवा का नाम इसलिए ले रही हूँ, टू वे इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, मैंने खुद ही नहीं पढ़ाया आपको, तो आपने कहाँ से पढ़ा होगा। हाँ, अलग से पढ़ा होगा तो अलग बात है, मतलब मुझसे तो नहीं पढ़ा होगा। तो वन वे अनोवा या टी टेस्ट में भी आपने ऐसा किया है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स के एग्जाम्पल है, जहां पर हम एक हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, हम एक ग्राउंड लेके चलते हैं, एक बेस लेके चलते हैं,
उस बेसिस के ऊपर पूरा न्यूमेरिकल करते हैं और लास्ट में ये टेस्ट करते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस ट्रू निकली या फॉल्स। अब जब हम ऐसा करेंगे तो हम बाउंड हो जाएंगे। जब भी हम कोई रूल बनाते हैं तो रूल में हम बाउंड रहते हैं, ये तो जनरल सी बात है, लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर हम कुछ रूल्स बना दें तो हमें उन रूल्स के अंदर चलना होता है। लेकिन अगर हमने चीजों को स्प्रेड कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो क्या होगा, हम अनलिमिटेड जा सकते हैं, हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही काम हम पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में करते हैं। अब मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन काफी है समझाने के लिए। अब आ जाते हैं नोट्स की तरफ, जहां से हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और नॉन पैरामीट्रिक क्या होती है। पहले अभी हम पैरामीट्रिक पे फोकस करेंगे, वो तो मैंने एक ओवरव्यू देने के लिए भी नॉन पैरामीट्रिक साथ में ले लिया था, लेकिन अभी अब आपको पैरामीट्रिक पे फोकस करना है। अब एग्जाम में आपको क्या क्या करना है, पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में आपको ये पोर्शन लिखना है जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि दिस रिफर्स टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स दैट मेक सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स के बारे में कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। अब वो पैरामीटर्स क्या होते हैं, सच एज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है 6 पेपर के लिए ही, वो बहुत जरूरी वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने स्पेसिफिकली ये बताया है कि हाइपोथेसिस कैसे लिखते हैं, और अगर क्वेश्चन में क्रिटिकल वैल्यूज दी होती हैं तो उनका यूज कैसे करते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन के बाद, वो समझना बहुत जरूरी है। आपने एक चीज नोटिस की होगी उस वीडियो में, अगर देखा है तो ठीक है, नहीं भी देखा है तो देखिएगा बाद में, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती पहले वीडियो देख के आइए किसी बात के लिए। आपने देखा होगा उस हाइपोथेसिस में हमने यही चीज लिखी है कि द ग्रुप ऑफ द मीन, कंपेयर किया है हमने मीन को अनोवा के केस में। तो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सब को ये पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में हमने अजम्पशन बनाया है, राइट। अब मैं ये चाह रही हूँ, मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं आपको एक बार फटाफट से वो चीज दिखा दूं जो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप किसी भी न्यूमेरिकल में हाइपोथेसिस कैसे लिखेंगे, राइट। और जब आप देखेंगे इस वीडियो को, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, तो आप देखेंगे, और आगे बढ़ाना पड़ेगा शायद, कि हमने हाइपोथेसिस फॉर्मेशन इसमें किस तरह से किया है। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज करती हूँ, पहले मुझे खुद को ही कहीं लेफ्ट राइट करना पड़ेगा क्योंकि मैं पूरे वीडियो में बीच में ही खड़ी हुई हूँ। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, आई कैन यस शिफ्ट माई सेल्फ समवेयर, राइट। आप देखिए कि यहाँ पे हमने ग्रुप, यहाँ पे लिखा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाइए देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप। तो ये हमने क्या किया है यहाँ पे, यही चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि जब हमने यहाँ पे अजम्पशन बनाए तो वो किन पैरामीटर्स के बारे में थे, मीन के बारे में थे, क्योंकि अनोवा के केस में हम ऐसा कर रहे थे। और भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, नॉट जस्ट टी टेस्ट एंड अनोवा, रिग्रेशन इक्वेशन भी हम क्रिएट करते हैं, और भी बहुत सारे काम हम करते हैं, बहुत सारे ऐसे पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स होते हैं, सबका जिक्र यहाँ नहीं है, स्टैट्स तो बहुत बड़ी है। तो वहां पर हम ऐसा काम करते हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आप जाकर फटाफट से चैनल के लिंक पे देख सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हम जो चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। These methods are widely used when the data follows a known and specific distribution, typically the normal distribution। एक लिमिट और है पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की कि यहाँ पे जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेजर चीज है जिसको आप ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझ कर आए हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट सच एज टी टेस्ट, अनोवा एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर मोर पावरफुल व्हेन द assumptions hold true। मतलब जो हमने हाइपोथेसिस ली है, जब वो हमारी रिजेक्ट नहीं होती है, सेलेक्ट हो जाती है, तब हम इसके जो रिजल्ट्स होते हैं उनको ज्यादा पावरफुल मानते हैं, क्योंकि वो हमारे किसी भी पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्लुएंसेस निकाले गए होते हैं, उन पर बेस्ड होता है। पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स के की अजम्पशन की बात करते हैं कि पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड कब वैलिड होते हैं, व्हेन सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द डेटा मस्ट बी सेटिस्फाइड। क्या क्या चीजें उस अजम्पशन में इंक्लूड होती है, सबसे पहले आता है नॉर्मेलिटी। जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब डेटा का नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो डिस्ट्रीब्यूशन को जो पॉपुलेशन से होगा वो नॉर्मली ड्रॉन होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो एक हमारे पास जो ग्राफ बनेगा यानी नॉर्मेलिटी की कंडीशन अराइज होगी। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, यहाँ पे ये भी होता है कि जब सैंपल होगा वो रफली इक्वल होगा, तो वेरिएंस जो होगा उनके बीच में वो हमें देखने को मिलेगा। द वेरिएंस अमंग ग्रुप्स और सैंपल्स इज रफली इक्वल। वेरिएंस भी हमें, वेरिएशन भी हमें इस तरह से नहीं दिखेगा जैसे कल हमने देखा था कि ग्राफ हमारा अलग अलग तरीके से जा रहा था, वो कंडीशन भी यहाँ अराइज नहीं होगी। ये सब कुछ आप इसके एक्सप्लेनेशन को रीड करेंगे, ये इतना डिटेलिंग चीज नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पर इसके जो अजम्पशंस हैं वो समझाने जरूरी है। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होता है ऑब्जर्वेशन का। द डेटा पॉइंट्स और ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जो भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी डेटा हम लेते हैं, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी होते हैं। ओके
इसके अलावा इंटरवल और रेशियो स्केल होता है। अभी जो बचे हुए 2 स्केल हैं जो आप कल पढ़कर आए थे, वो नॉन पैरामीट्रिक में आपको देखने को मिलेंगे। इंटरवल और रेशियो आपने थर्ड और फोर्थ पढ़ा था। पहला और सेकंड आपने क्या पढ़ा था? नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, वो आपको नॉन पैरामीट्रिक में देखने को मिलता है। इंटरवल और रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट कहाँ पे मिलता है? हमें पैरामीट्रिक में देखने को मिलता है कि यहाँ पे इंटरवल या रेशियो फॉर्म में हमें डेटा मिलता है। यहाँ पे कुछ टेस्ट में लीनियरिटी भी देखने को मिलती है, लीनियर रिलेशनशिप भी होता है, जैसे कि रिग्रेशन इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं आप y इक्वल्स टू, तो वहां पर हम लीनियरिटी भी देखते हैं। वो चीज भी हमें यहाँ पे कुछ टेस्ट में मिलती है, स्पेसिफिकली रिग्रेशन इक्वेशन में देखने को मिलती है। कॉमन पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करें तो ये मैंने अभी बोला ही था, जेड टेस्ट का वहां नाम नहीं लिया था। पियर्सन कोरिलेशन जो है वो भी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है दो वेरिएबल्स की। तो कुछ कॉमन पैरामीट्रिक टेस्ट है जिनके नाम तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि पैरामीट्रिक की कंडीशन में कौन कौन से केस फॉल होते हैं, और उनके नेम भी अगर आप जस्ट मेंशन करेंगे तो वो भी इनफ होगा। बाकी हम करते क्या है, टी टेस्ट में हम 2 ग्रुप्स का मीन करते हैं, अनोवा में हम 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप के मीन्स को एनालिसिस करते हैं, पियर्सन कोरिलेशन में कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो यानी 2 वैल्यूज के बीच में, 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हम डिपेंडेंट वेरिएबल और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, एक इक्वेशन निकालते हैं। जेड टेस्ट में हम देखते हैं कि जो सैंपल मीन होता है, पॉपुलेशन मीन होता है, उसके बीच में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी एक चीज और मैं आपको यहाँ पे समझाती चलूं, जो आपने टी टेस्ट और अनोवा में देखा, हम मीन, 2 ग्रुप है उनके मीन्स को कंपेयर करते हैं, टी टेस्ट में भी और अनोवा में भी। यही वजह थी कि जब ये न्यूमेरिकल में आपको करा रही थी तो मैंने इस वीडियो में ये बात बोली है, अब ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी है कि आपके एग्जामिनेशन में चाहे टी टेस्ट आए चाहे अनोवा आए, आपको यही हाइपोथेसिस लिखनी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं और वो उसी एक तरीके से चलना चाहते हैं, वो नहीं जानना चाहते कि हम नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये क्यों लिख रहे हैं, बट वो ये जानना चाहते हैं कि नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव में लिखना क्या है, कि जस्ट हमें ये याद रहे कि ये लिखना है। भाई एग्जामिनेशन में मार्क्स भी तो स्कोर करने हैं ना बच्चों को, तो अगर कोई नहीं ही समझ पा रहा है तो वो क्या करेगा, वो याद करके जाएगा इस बात को। तो इसीलिए मैंने आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव लिखवाते वक्त कहा था कि इसे नोट कर लीजिए, आप यही लाइन लिखकर आएंगे। और उसका रीजन क्या है, मैंने यहाँ पे बोला था ना, बिटवीन द मीन ऑफ द ग्रुप, तो मीन वर्ड इसीलिए यूज किया था क्योंकि इन 2 टेस्ट में, वापस आते हैं स्क्रीन पर, इन 2 टेस्ट में, टी टेस्ट में और अनोवा में, हम मीन के ही कंपैरिजन को करते हैं। यही वजह थी कि मैंने वहां ऐसा बोला था। अब अच्छी बात यह है कि जो वहां बोला था वो यहाँ वेरीफाई करने को मुझे मिल गया है। तो अब बात करते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट कब सुटेबल नहीं होते हैं। पैरामीट्रिक टेस्ट तब नहीं होंगे जहां पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वाली कंडीशंस यूज हो जाएंगी। जैसे कि अब हम ये बात पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक दोनों में लिख पाएंगे कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कब सुटेबल नहीं है, जब हमें ऐसे कोई टेस्ट करने होते हैं जो पैरामीट्रिक की कंडीशन में आते हैं, तब नॉन पैरामीट्रिक सुटेबल नहीं है। जब पैरामीट्रिक की कंडीशन में आते हैं तो मतलब वैसे वर्सा, उल्टा एक दूसरे का हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कुछ फायदे भी होते होंगे पैरामीट्रिक टेस्ट के, जाहिर सी बात है। यहाँ पर हायर स्टैटिस्टिकल पावर होती है। इसका मतलब ये हो गया कि पैरामीट्रिक टेस्ट आर जनरली मोर पावरफुल देन नॉन पैरामीट्रिक। किस सेंस में? मीनिंग दैट दे आर मोर लाइकली टू डिटेक्ट अ ट्रू इफेक्ट और द डिफरेंस। यहाँ पर अगर हमने हाइपोथेसिस फॉर्म की है तो हम लास्ट में आके श्योर हो जाते हैं ईदर दिस और दैट। हम एक श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमारी हाइपोथेसिस या तो सेलेक्ट हो गई है या रिजेक्ट हो गई है, और सेलेक्ट हो चाहे रिजेक्ट हो, दूसरी हाइपोथेसिस सेलेक्ट होगी, अगर एक रिजेक्ट होगी तो दूसरी सेलेक्ट होगी, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट हमारे पास श्योर शॉट होता है। तो ये इसका काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है कि इसमें हायर स्टैटिस्टिकल पावर हमें देखने को मिलती है। नॉर्मेलिटी प्रोवाइड्स प्रिसीजन, अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी प्रोवाइड्स प्रिसीजन। पैरामीट्रिक टेस्ट मेक स्पेसिफिक अजम्पशन अबाउट द डेटा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि जो भी डेटा हम डिवीजन कर रहे हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी का अजम्पशन भी साथ में चलता है। इसका वाइडर रेंज होता है एप्लीकेशन का। बहुत सारे डेटा को एनालाइज करने के लिए जब हम टी टेस्ट, अनोवा, रिग्रेशन एनालिसिस, कोरिलेशन करते हैं तो बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को हम कर सकते हैं। वैसे ये बात हम उसमें भी लिखेंगे। अब ये इसका एडवांटेज है, तो ऐसा नहीं है कि पैरामेट्रिक का डिसएडवांटेज है, ये उसका भी एडवांटेज ही है, क्योंकि वहां पे भी तो हमारे पास जो टेस्ट हैं वो डिफरेंट पर्पस को सर्व कर रहे हैं, तो यूज तो वहां भी होंगे ना। Incorporate distribution parameters, they utilize the actual values of the data, not just ranks or ordering, which allows for more detailed and nuanced interpretation of result, especially when calculating effect size, confidence interval and probabilities. बहुत सारी चीजें जो हम इस टेस्ट में करते हैं वो इसके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर्स को इनकॉर्पोरेट करने का मौका मिलता है। वेल डेवलप्ड स्टैटिस्टिकल थ्योरीज हैं, जो भी पैरामीट्रिक टेस्ट हैं
उनके जो स्टैटिस्टिकल थ्योरीज बनाई गई हैं वो काफी वेल डेवलप्ड हैं, उनको उनके अंदर क्लियर गाइडलाइंस हैं कि कैसे आपको यूज करना है, क्या उनका चीजें होनी है। स्मॉलर सैंपल्स में स्टिल वर्क under certain conditions. Parametric test can still perform adequately even when relatively small sample size, provided that the assumptions are satisfied. जनरली ये इसका ड्रॉबैक माना जाता है, लेकिन स्मॉलर सैंपल में फिर भी ये काम करता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो रिवर्स केस है, यानी कि लार्जर सैंपल में ही ये चीजें होती हैं, लेकिन कुछ केसेस हो सकते हैं जहां स्मॉलर सैंपल में भी ये वर्क करता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। assumptions must be met. Parametric tests require strict assumptions including normality, homogeneity of variance and linearity for regression. When these assumptions are violated, result का जो टेस्ट है वो invalid हो जाएगा। तो जो assumptions हैं, अगर उसके बेस पर हमारी चीज आ रही है तो वो आएगी, अदरवाइज हम काफी हद तक अनश्योर हो जाएंगे कि जो चीज हमें मिली है ना, भले ही हम ये कह रहे हैं कि हम कोई एक रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी हो सकती है, तो वो दूसरी चीज हो सकती है जो हमने ना सोची हो, और हो सकता है वो हमारे के लिए फ्रूटफुल ना भी हो। तो दूसरी चीज जो हमें मिलेगी, इसके लिए अजम्पशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ये आउटलायर्स के लिए बहुत सेंसिटिव है। आउटलायर्स क्या है, कल हमने पढ़ा था कि पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो आउटलायर्स से मोर सेंसिटिव होते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के कंपैरिजन में। मतलब स्क्यूनेस आ सकती है, एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से स्क्यूनेस क्रिएट हो सकती है, और वो मीन्स और वेरिएंस को शिफ्ट कर सकते हैं। लिमिटेड यूज ऑफ नॉन इंटरवल डेटा, पैरामेट्रिक टेस्ट में लिमिटेड यूज होता है क्योंकि इंटरवल और रेशियो स्केल पर ही डिपेंडेंट होते हैं इस वजह से, और ऑर्डिनल नॉमिनल डेटा के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, विच लिमिट्स देयर यूज फॉर सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल्स। नॉट रोबस्ट टू नॉट नॉन नॉर्मल डेटा, अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्मॉल साइज सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ये जो मैंने अभी ऊपर यहाँ पे बात कही थी ना कि कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि स्मॉलर सैंपल वर्क कर जाएं, लेकिन मेजॉरिटी में हम यही कहते हैं कि यहाँ पे लार्ज सैंपल साइज की जरूरत होती है। तो अब क्या होता है, हमें कुछ कंडीशंस ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे हम लिमिटेड लेवल पर ही वर्क करना चाहें, तो लार्ज सैंपल साइज की हमें जरूरत पड़ती है। आपने अनोवा या टी टेस्ट के क्वेश्चन में देखा होगा, जो फ्रीक्वेंसीज आती है ना किसी भी चीज की, एक्स वाई जेड में वैल्यू दी होती है, वो बड़ी बड़ी वैल्यूज आपके पास होती हैं, काफी कम फ्लेक्सिबल है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हमने बात करी। अब इसका जो डिस्कशन लिखेंगे लास्ट में वो मिसलेनियस होगा, क्योंकि हर एक स्टैटिस्टिक्स की बात करें या टेस्ट की बात करें तो उसके कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, सभी में सब कुछ होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक चीज बहुत ही बुरी हो जाए और बहुत अच्छी। तो हमें वही कंक्लूजन में लिखना है, जो भी आपने ऊपर चीजें लिखी है उसको कंक्लूड जरूर करिए। एक बात साथ साथ बताते चलूं मैं आपको, जब भी आप कोई 10 मार्कर का क्वेश्चन करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन और उसका कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए। नोट्स में आपने देखा होगा कि मैंने हर क्वेश्चन के साथ में एक इंट्रोडक्शन, चाहे वो 4 लाइन का ही क्यों ना हो, जरूर मेंशन किया है, और एक उसके साथ ही साथ मैंने एक आपको बॉटम में यहाँ पे कंक्लूजन भी दिया है, तो वो जरूर आपको लिखना है। आ जाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ। अब क्योंकि हमने इसको समझा है साइमल्टेनियसली, तो मैं मान के चल रही हूँ कि इट विल सेव आवर टाइम, और इन बिटवीन आई हैव टू सी कि आज हमारा जो क्लास है उसमें कितना कुछ कवर कर पाएंगे। अब मैं मान के चल रही हूँ कि मैं इसको 7-8 मिनट्स में कवर कर लूंगी, लेट्स सी। अब मैं अपना टैलेंट देखती हूँ कि कितना है। एक्चुअली मैं जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं काफी मिडिल ऑफ द नाइट बना रही हूँ, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि मैं आज कितना आपको पढ़ा पाऊंगी। वैसे मैं चाहती तो थी कि 2 टेस्ट के आगे पढ़ाऊं, लेकिन हो सकता है कि इस पॉइंट के बाद मुझे शायद वीडियो को थोड़ा रोकना भी पड़ जाए। उसकी वजह से बस इतना फर्क आएगा कि नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ जाएंगे, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि मैं मेरा रूम अभी साउंड प्रूफ है वैसे तो मैं बहुत आसानी से लाउड वॉल्यूम में भी आपको पढ़ा पा रही हूँ। बट द थिंग इज दैट कि इन द मिडिल ऑफ द नाइट अब भी मैं वीडियो बना के मुझे एक पॉइंट के बाद रुकना भी है। तो फिलहाल टाइम की कमी की वजह से मुझे मिडिल ऑफ द नाइट भी काम करना पड़ता है कई बार, बट चीजें रुकनी नहीं चाहिए। एटलीस्ट आपके पास कुछ तो कंटेंट पहुंचे, आप कुछ तो पढ़े उतनी देर में, बस ये पर्पस है मेरा। तो चलिए अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे आ जाते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड है जो अजम्पशन पे रिलाय नहीं करते। अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो बहुत सारी बातें उसकी रिवर्स ही आपको यहाँ लिखनी है। तो यहीं से शुरुआत हो जाती है कि वो इस अजम्पशन पर रिलाय नहीं करते कि पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने क्या अजम्पशन बनाया है। जब पैरामेट्रिक टेस्ट के अजम्पशंस यूज होते हैं, नॉर्मेलिटी, होमोजेनिटी, वेरिएंस, वो जब वॉयलेटेड हो जाते हैं तो हम ऑर्डिनल नॉमिनल डेटा या स्मॉल सैंपल साइज पे अगर हम वर्क करने जा रहे होते हैं तो नॉन पैरामेट्रिक मेथड को यूज किया जाता है। अगर मैं आपको एक जनरल बात बताऊं इससे हटकर, तो स्टैटिस्टिक्स में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ये तब की बात है जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करेंगे तो आपको वो चीजें उस तरह से समझ में आएंगी। बस ऐसे ही मुझे बताने का दिल किया तो मैंने आपको बता दिया।
तो नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स आर मोर फ्लेक्सिबल बिकॉज दे डोंट रिक्वायर द डेटा टू फिट अ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम किसी भी तरीके का, चाहे वो स्क्यूड हो, चाहे आउटलायर्स उसमें आ रहे हो, हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं। होप कि स्क्यूड से आप श्योर हैं कि क्या है, हम पढ़ के आए थे। आउटलायर्स का मतलब होता है कि जब एक टाइप का डेटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हमारे नॉर्मल ग्राफ को डिस्टर्ब कर देता है। ओके, तो वो हम उसको आउटलायर्स बोलते हैं। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो होते हैं इसमें रैंकिंग वगैरह हमें ज्यादा करनी होती है, तो ये आउटलायर्स को लेस सेंसिटिव कर देता है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कौन कौन से कॉमन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, एटलीस्ट आपको पता रहे, एग्जाम में आ जाता है। अगर मैन विटनी यू टेस्ट तो आपको मालूम रहे कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का एक टाइप है। अच्छा, हेडिंग थी हमारी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और हम बात कर रहे हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। एक ही बात है, आई एम श्योर कि आपको पता होगा, स्टैटिस्टिक एक अम्ब्रेला टर्म हो गई, उसके अंदर टेस्ट की हम इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। तो ये कुछ टेस्ट हैं, इनमें से काफी आपने पढ़े हैं, जैसे कि स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन पढ़ा है, काई स्क्वायर पढ़ा है, मैन विटनी यू टेस्ट। अच्छा, साथ साथ में एक और बात बता दूं आपको, बातें तो काफी सारी बताई रही हूँ मैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। जो भी बच्चे न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहे हैं प्लीज इसे जरूर कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है। काई स्क्वायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ये तीन के वीडियोस भी आपको मिलेंगे, मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, तो एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, बहुत इजी है। जो लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं उन्हें ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो हम मैन विटनी यू टेस्ट में क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट ग्रुप को कंपेयर करते हैं जब डेटा अजम्पशंस को मीट नहीं कर पाता है टी टेस्ट में, और यहाँ पे इस तरीके से हम सोल्यूशन निकालते हैं। फिर विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट कंपेयर्स टू रिलेटेड सैंपल और रिपीटेड मेजर्स, क्योंकि इनके न्यूमेरिकल्स आपने नहीं करे हैं तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए। क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जो है वो दो इंडिपेंडेंट ग्रुप का को कंपेयर करता है, ये अनोवा से सिमिलर है लेकिन नॉर्मेलिटी को बिना अज्यूम किए, यानी कि ये नॉन पैरामीट्रिक का अनोवा है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। नॉन पैरामीट्रिक का अनोवा क्या है, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन में आपने देखा ही था कि रैंकिंग की जाती है और दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है, उनकी डायरेक्शन और स्ट्रेंथ देखी जाती है। फिर काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखा जाता है। और फ्राइडमैन टेस्ट में हम दो या दो से ज्यादा पेयर्ड ग्रुप के को कंपैरिजन करते हैं। अनोवा की तरह से ये चीजें होती हैं, एक ऑल्टरनेटिव है। अब ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, एटलीस्ट नाम पता रहे, दो तीन नाम तो आप ऑलरेडी जानते हैं, एक दो नाम और याद में रखिएगा, इससे याद रहेगा। अजम्पशंस की बात करते हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आर मोर रोबस्ट बिकॉज दे आर लेस इंडिपेंडेंट और स्ट्रिक्ट अजम्पशंस। यहाँ पे इसके कुछ की कंपोनेंट्स की बात करें तो हमने अभी दो टाइप के डेटा वहां लिए थे, यहाँ पे ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा लिया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरवल रेशियो। एक ही बात है, आप इसे नहीं भी देखिए, मत ही देखिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लिखा तो हुआ है, लेकिन अगर ये बात आपको कंफ्यूज करे तो इसे मत देखिए। क्यों मत देखिए, क्योंकि ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा ही इसमें यूज होता है अप्रोप्रिएट डेटा के लिए। ऑर्डिनल डेटा यानी रैंक जिसमें हम कर सकते हैं, नॉमिनल में हम कैटेगरी कर सकते हैं और ऑर्डिनल में हम रैंकिंग कर पाते हैं, और इंटरवल रेशियो में ये चीज नहीं हो पाती है, इसी वजह से वो नॉन पैरामीट्रिक में लिए जाते हैं। ओके, दूसरा असम्पशन क्या है इसका, कि इसमें ऑब्जर्वेशन से इंडिपेंडेंस होते हैं। The observation or data point should be independent of one another, particularly for tests like Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis chi-square। इसमें हम क्या देखते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट से हमें एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, ये चीज वहां भी थी, आपने नोटिस किया होगा, तो एक सिमिलैरिटी दोनों टेस्ट में हमें देखने को मिलती है। रैंकिंग करनी पड़ती है कुछ टेस्ट में हमें, जैसे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्योंकि रैंकिंग पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं एक्चुअल वैल्यूज से। आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में कितनी भी बड़ी बड़ी वैल्यू है, उसको जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो 1 2 3 4 की केस में आ जाती हैं, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो यहाँ पे रैंकिंग की वजह से भी चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं एज कंपेयर टू अदर वन। डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, हमें यहाँ पे इसकी टेंशन ही नहीं लेनी है, और ये होगा भी तब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस नहीं होगा। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आ रहा है डेटा के केस में तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, नॉन पैरामेट्रिक करेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होते हैं। ये सभी जो एक्सप्लेनेशन है इनको आप पढ़िएगा, और वही बात है जो हमने करी है। यहाँ पर कुछ टेस्ट में हमें कॉन्टिन्यूस या डिस्क्रीट डेटा भी लेना पड़ सकता है, डेटा कॉन्टिन्यूस है, जैसे कि एग्जाम्पल है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट और मैन विटनी यू टेस्ट, एक पॉइंट ये भी है यहाँ पे ध्यान रखने वाला। ओके, अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। यहाँ अजम्पशंस बहुत ही कम होते हैं, वैसे तो ये नो अजम्पशन इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें वैसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो ये वर्सेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के डेटा को हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये रोबस्ट टू आउटलायर्स होते हैं क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है,
तो रैंक पर रिलाय करते हैं, रॉ डेटा वैल्यू पर के कंपैरिजन में, तो ये लेस सेंसिटिव होते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज और आउटलायर्स पर। आप कितना भी बड़ा वैल्यू दे दीजिए, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन में वैल्यू है वो 23, 25, 27, ये फ्रीक्वेंसीज है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, 28, 32, और एक की वैल्यू दी है 102, 105, तो मतलब आउटलायर्स यहाँ पे हमारे, हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है किसी चीज के ज्यादा होने से, लेकिन हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि हम जब रैंकिंग करेंगे तो वो उसी कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैक्सिमम है तो वो 1 पे आ जाएगा, या हम डिसेंडिंग में भी कर रहे हैं तो वो 10 पे आ जाएगा, जितने भी वैल्यूज है उसके हिसाब से। तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो कितना बड़ा नंबर है, वो रैंकिंग में तो रैंक के ही अंदर सेट हो जाएगा। तो यही वजह है कि आउटलायर्स पर ये से लेस सेंसिटिव होते हैं। स्मॉल सैंपल के लिए एप्लीकेबल होते हैं, हमने बात की थी पिछले टेस्ट में पैरामीट्रिक में, वो कहाँ थे, लार्ज सैंपल के लिए एप्लीकेबल थे। ये ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा के लिए यूजफुल होते हैं। एडवांटेजेस हमने ऊपर वाले पॉइंट से ही निकाल लिए, हमें कुछ नया काम नहीं करना पड़ा, वही चीजें जो अभी इसी के केस में हम पढ़ रहे थे। पर इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, यहाँ पे लेस पावर है, लेस इन्फॉर्मेशन है, और लिमिटेड इंटरप्रिटेशंस हो पाते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। लेस पावर का मतलब ये हो गया कि ये पैरामेट्रिक के कंपैरिजन में लेस पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक में अजम्पशंस तो मिल ही जाते हैं हमें, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं। लेस इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि हम रैंक पर होते रिलाय करते हैं, एक्चुअल डेटा पे रिलाय नहीं करते हैं, इस वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन को भी उतना पावरफुल नहीं माना जाता है। लिमिटेड इंटरप्रिटेशंस होते हैं, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उसके लेस स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन पैरामेट्रिक टेस्ट के कंपैरिजन में, जब भी हमें वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालना होता है। तो ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में आप समराइज कर सकते हैं, क्या चीजें आपने नोटिस करी वही सबको आपको समराइज करना है। आपके पास वर्ड्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए जब आप एग्जामिनेशन में लिखें, और वो भी तब आप फ्लो में लिखते जाएं और चीजें रुके ना, इस बात का बहुत ध्यान देना है आपको, ये आपका टाइम भी जो है वो मैनेज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो मैं जरूर आज का वीडियो में कवर करना चाहूंगी, मैं खुद भी नहीं चाह रही, चाहे भली मैं रात के 12 बजे कितना भी अपना वॉल्यूम हाई करके ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो है ये वाला टॉपिक हम कर लें। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अब हम वापस से वही काम करने जा रहे हैं जो आज के वीडियो की बिगिनिंग में हमने किया था। डिस्क्रिप्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि हम जिन चीजों को डिस्क्राइब कर सकें एक मीनिंगफुल वे में, कहते हैं ना कि डिस्क्राइब आप तभी कर पाएंगे किसी चीज को जिसका कुछ मीनिंग होगा। मैं कुछ रैंडम वर्ड बोल दूं, मतलब जो अल्फाबेट्स मिला के कोई वर्ड बना दूं, उसका कोई मीनिंग नहीं है तो आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वही है, एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो विच इज यूज टू समराइज, ऑर्गेनाइज एंड डिस्क्राइब डेटा इन अ मीनिंगफुल वे। अब हम इसमें से इन्फ्रेंसेस निकालने का काम नहीं करते हैं, बल्कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, एक क्लियर और कंसाइज पिक्चर देती है डेटा की हमें, जिसकी हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चों का डेटा है, मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स के नंबर्स हमारे पास में है, और हम उसका मीन निकालना चाहते हैं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है, तो हम क्या करेंगे, अगर मीन निकालेंगे उसका, मेरी पहली वाली लाइन को भूल जाइए जब मैंने बोला था कि मीन निकालना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ओवरऑल क्लास में कैसा बच्चों ने परफॉर्म किया था, तो क्या करेंगे, सबके वैल्यूज को ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो मीन निकल आएगा। तो एक जनरल हमें पता चला कि हमारे क्लास के बच्चों ने एवरेज परफॉर्मेंस ये करी है, तो एक इन हैंड डेटा हमारे पास आ जाता है, किसकी हेल्प से, जब भी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डेटा को गैदर करते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से टाइप्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फॉल होते हैं, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो आप बहुत आसानी से जानते हैं। सबसे पहले पहली कैटेगरी आती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मीन क्या होता है, अर्थमेटिक एवरेज होता है किसी भी डेटा सेट का। कैसे निकलता है, जब हम उसकी सारी वैल्यूज का टोटल कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन सबको निकालना आता होगा, मैं नहीं मान सकती कि कोई ऐसा बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा जिसे मीन निकालना नहीं आता है। उसके बाद आता है मीडियन, ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड पार्ट है। अभी हमने बात करी कि हम 3 मेन कैटेगरीज की बात करेंगे, जिसकी पहली कैटेगरी ये है। पहली कैटेगरी वैसे लिखा तो है फर्स्ट, इसके अंदर क्या आता है, मीन आ गया पहला, दूसरा आता है मीडियन। मीडियन इन पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। मिडिल वैल्यू होती है जिसमें हम डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं, और अगर ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन क्या होता है, 2 वैल्यूज का, मिडिल वैल्यूज का एवरेज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन ले लें, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं, जैसे अगर हमें निकालना है 3, 2, 1, 7, ओके 5 भी ले लेते हैं,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 2 3 5 7। तो ये जो मिडिल वैल्यू है हमने पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया, और ऑड नंबर में क्या होगा, जो मिडिल वैल्यू है वही मीडियन हो जाएगी। तो इसका मीडियन क्या हो गया, मीडियन हो गया 3। ठीक है, अगर यही वैल्यू हमारे पास क्या होती, ऑड नंबर्स में होती, सॉरी ऑड तो यही इवन में होती, चलिए एक 8 और ले लेते हैं तो यही लगा लेंगे। तो क्या करेंगे, जो मिडिल की 2 वैल्यूज हैं, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, मीडियन इज द एवरेज ऑफ द 2 मिडिल वैल्यूज। तो 2 मिडिल वैल्यूज कौन सी हैं, 3 और 5। 3 और 5 का एवरेज कितना होगा, ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, है ना, 4 ही तो आएगा, तो 4 इसका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मीडियन को कैलकुलेट कर लेते हैं। मोड क्या होता है, मोड सबसे आसान है, कोई नंबर कितनी ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही मोड होता है। किसी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हमने, और मोड के क्वेश्चन में यही चीज होती है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल के लिए 1 3 1 7 5 7 2 3 3 6 5 3। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 जो है वो कई बार सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कि मोड क्या है, वो वैल्यू है जो सबसे ज्यादा अपीयर होती है किसी भी डेटा सेट में। ऑलराइट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो ये तो पहला हो गया। फिर दूसरा आता है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, जो वेरिएशन लाते हैं, जिसमें हम, वेरिएबिलिटी का मतलब हो गया कि कोई वेरिएशन हम देखते हैं, डिस्पर्जन भी जिसे कहते हैं। इसके अंदर आता है रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक एक करके पढ़ेंगे। तो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी क्या होती हैं, ये वो मेजर हैं जो किसी भी स्प्रेड या डिस्पर्जन के बारे में, डेटा के बारे में बताती है कि मतलब कोई डेटा कितना शिफ्ट हुआ है, किसी डेटा में कितना शिफ्टिंग आई है, कितना चेंज आया है, ये हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के थ्रू देखते हैं। उसके अंदर रेंज आता है, रेंज का फॉर्मूला है आपके सामने, मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से हम माइनस कर देते हैं तो वो रेंज हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जो मैं इस समय करा रही हूँ ना आपको, ये बहुत आता है एग्जाम में, 10 मार्कर में आता है। अगर आप न्यूमेरिकल पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कौन शुरू करे, और आप प्रैक्टिस भी करके गए, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले भूल गए हैं, कुछ भी आपसे प्रॉब्लम हो रही है, और ये क्वेश्चन आपको दिख जाए, मैं तो कह रही हूँ ये क्वेश्चन आना चाहिए, बहुत ईजी है, बहुत पूछा गया है, तो आप बहुत आराम से लिख लेंगे। ये बहुत ही सिंपल आंसर है जो मैं आपको करवा रही हूँ, थोड़ा याद रखने की बात है। अब ये तो मैं कहती रहती हूँ, ये भी याद रखना है, वो भी याद रखना है, इतना याद करवा रही हूँ आपको, जितना आपके बचपन में आपको हिस्ट्री के टीचर ने याद नहीं करवाया होगा, उतना तो मैंने आपको स्टैट्स के पेपर में याद करने को कह दिया है। कभी न्यूमेरिकल्स बोल देती हूँ याद करने के लिए, कभी यहाँ पे कुछ और बोल देती हूँ। अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा तो आपको अपनी मेमोरी को जो है बूस्ट करना पड़ेगा। तो रेंज एक है, उसके बाद वेरिएंस है। वेरिएंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे देखते हैं कि जो स्क्वायर डिफरेंस मीन से निकल के आ रहा है। वैसे न्यूमेरिकल में वेरिएंस निकाला जाता है, लेकिन आप फॉर द टाइमिंग ये सब देख के घबराइएगा मत कि ये क्या है, सिग्मा है और यहाँ पे ये दिया हुआ है एक्स है, म्यू है, एन है, घबराइएगा बिल्कुल भी मत। आपको ये ध्यान रखना है, आप ये i इक्वल्स टू 1 to n नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा, आपको लिखना है x माइनस म्यू होल स्क्वायर, मतलब हर एक वैल्यू x की जो है उसमें से हम यहाँ पे माइनस करेंगे म्यू को, मीन का जो वैल्यू है उसको, हर एक x जो हमें दिया है उसमें से हम उसका मीन माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे n से, तो वेरिएंस निकल आता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब मैं न्यूमेरिकल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर न्यूमेरिकल चाहिए उसके लिए, तभी मैं आपको समझा पाऊंगी। जहां पे पॉसिबल था वहां मैंने ऐसे आपको चलते फिरते भी बता दिया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आसान है, हम निकालते हैं किसी भी सैंपल के लिए s इक्वल्स टू एस स्क्वायर कर देते हैं, या सिग्मा इक्वल्स टू सिग्मा अंडर रूट स्क्वायर, ये दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है कि एवरेज डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट से मीन से, किसी भी पॉइंट के मीन के किसी भी पॉइंट से, कहने का मतलब है। फिर आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR, ये Q3 माइनस Q1 होता है, ये भी न्यूमेरिकल में निकाला जाता है। तो ये 4 हमारे इसके पार्ट हो गए। तो दो चीजें तो हो गई जिसके बारे में हमने बात करी थी। तीसरा ये है हमारे पास, जिसे कहते हैं मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शेप। किसी भी शेप में डिस्ट्रीब्यूशन की क्या फर्क हम देखते हैं, ये आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। या तो स्क्यूनेस आ सकती है, स्क्यूनेस क्या होती है, ये 2 चीजें मेजर पढ़ेंगे, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी, तो आज है वो टाइम जब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। वैसे मैं कल बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ। स्क्यूनेस में क्या होता है, जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लेफ्ट या राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये जो रेड वाली लाइन आपको दिख रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, अब ये लेफ्ट में स्क्यू हो गई है, या फिर वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पॉजिटिव स्क्यू या नेगेटिव स्क्यू हो जाती है। तो पॉजिटिव का मतलब होता है टेल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यूड, एंड मोस्ट डेटा पॉइंट्स आर ऑन द लेफ्ट। नेगेटिव स्क्यू का मतलब होता है टेल लेफ्ट साइड में चली गई है, उसको हम लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे इस ग्राफ के थ्रू आप देख सकते हैं कि स्क्यूनेस क्या होती है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में असिमेट्री का हो जाना, उसकी स्क्यूनेस कहलाती है। इसी तरीके से कोर्टोसिस आता है। कोर्टोसिस में क्या होता है, ये नॉर्मल कर्व है, हमारा जो डेटा है, हमारा जो ग्राफ है, वो या तो
ऐसे प्लेटू की तरह से फैल गया या बहुत ज्यादा ऊंचा उठ गया, तो वो अपने नॉर्मल शेप से डेविएट हो जाता है। ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं, लैप्टोकॉर्टिक और प्लेटिकॉर्टिक। तो दो तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एक हमने अंडरस्टैंड किया स्क्यूनेस को और दूसरा हमने डिस्ट्रीब्यूशन शेप में अंडरस्टैंड किया कर्टोसिस को। ठीक है, ये पिक्चर भी आप बनाकर आएंगे, बहुत जरूरी है। हाई कर्टोसिस जब हैवी टेल होगी, लो कर्टोसिस तब होगा जब लाइट टेल फ्लैटनिंग ज्यादा हो जाएगी। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम बात कर रहे थे, हम कैसे कैसे दिखा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को। मतलब जो हमें डेटा मिलता है, चाहे हम मीन मीडियन मोड निकालें, चाहे डेविएशंस निकालें, या फिर इसको करें हम हिस्टोग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, बॉक्स प्लॉट दिखा सकते हैं, बार चार्ट दिखा सकते हैं, पाई चार्ट दिखा सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स दिखा सकते हैं। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मिलने वाले डेटा को हम पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफिकल फॉर्म में दिखा सकते हैं। और कौन कौन से वो तरीके हो सकते हैं, एक तो आपके सामने एग्जाम्पल ही है, देखिए ये हमने ग्राफिकली तो रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, ये देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही तो किया हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम जो डेटा हमें मिलता है उसको हम किसी ना किसी तरीके से इन ग्राफ्स की हेल्प से दिखा सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या होता है, किस लिए हम करते हैं, डेटा को समराइज करने के लिए। सबसे पहला काम तो यही करते हैं, हमें बहुत सारा डेटा मिला है, हम उसमें से किसी टू द पॉइंट पर आ पाते हैं इसी की हेल्प से, डिस्क्रिप्टिव की हेल्प से। फिर जो डेटा मिलता है उससे इंटरप्रिटेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हम उनके डेटा के बारे में जानना चाहते हैं कि वो एवरेज वैल्यू क्या दे रहे हैं, तो डेटा का इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं, एक्सप्लेनेटरी डेटा एनालिसिस भी कर पाते हैं। मतलब कोई भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में जाने से पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करती है, उसके पैटर्न को समझने में, ट्रेंड को समझने में, क्या क्या चीजें एनालॉजीज उसके पीछे यूज हुई हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमें हेल्प करता है। अच्छा, हम जब यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो हम डिफरेंट ग्रुप्स को, वेरिएबल्स को कंपेयर भी कर सकते हैं, और इसी की हेल्प से फिर हम जो बात कर रहे थे ना, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक, उसकी डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये डेटा हमें, ये स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक फाउंडेशनल रोल प्ले करती है डेटा एनालिसिस में, जिसकी हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मीनिंगफुल और इजिली इंटरप्रेटेबल फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये हमारा काम होता है। काफी इजी था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से, अगर ये क्वेश्चन आता है तो छोड़ के बिल्कुल भी मत आइएगा। मेरा दिल तो बहुत है कि मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी कवर करूं, लेकिन अब मेरे दिल के चाहने से कुछ हो नहीं पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका होगा। एक लेंथ मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए वीडियो की आइडियल, वो उतने में ही हमारी बात खत्म होनी चाहिए। अननेसेसरी वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे, और वैसे भी अभी इतना ही टाइम है मेरे पास, मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आपके लिए। तो तब तक इतने कॉन्सेप्ट जो 3 आज मैंने समझाया ना, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चाहे तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, मगर ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। मेरी लिटरली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सब टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा, एग्जामिनेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही मोटिवेशन और प्यार बनाए रखिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।